थोड़ा हाथ जल्दी चलाना। early proofage, middle proofage, सर हाँ सर इंटरविंड डीएनए के बाद क्या लिखा? इंटरवेंड डीएनए मॉलिक्यूल कंडेंस टू फॉर्म इलोंगेटेड क्रोमोसोम। ठीक है, फिर एक वो बार फिर से बोलिए ना, इलोंग आवाज नहीं। अच्छा ठीक है, हम एक बार शुरू से लाइन पढ़ देते हैं। द न्यूक्लियस बिकम स्फेरॉइड, मतलब वो धीरे लार्ज होगा, साइटोप्लाज्म भी इंक्रीज करेगा, वही है साइटोप्लाज्म इंक्रीज, फुल स्टॉप। द इंडिस्टिंक्ट एंड इंटरवाइंड डीएनए मॉलिक्यूल कंडेंस फॉर्म इलोंगेटेड क्रोमोसोम, मतलब डीएनए कंडेंस होना स्टार्ट करेगा, वही क्रोमोसोम का फॉर्म करेगा, और वो क्रोमोसोम जो है वो ओवरलैप होने स्टार्ट हो जाता है। मतलब वहां पे जो क्रोमोसोम का सिस्टर क्रोमेटिड्स की अटैचमेंट आर्म्स वगैरह बनना स्टार्ट हो जाएगा, वही वो लिखा था इलोंगेटेड क्रोमोसोम में ओवरलैपिंग।
चलो इसको नोट करो। सर हम्म बोथ द सेंट्रोइड के बाद क्या लिखे हैं? पेयर्स है, PAIR पेयर्स, रेडिया आउट पेयर्स, सॉरी रेडिएट होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, रेडिएट आउट। देखो होता क्या है, जैसे मान लो ये ये न्यूक्लियस है, ठीक है, अंदर में क्रोमोसोम वगैरह बन जाता है, तो ऊपर में 2 पेयर में प्रेजेंट होता है, तो ये धीरे धीरे मूव करता है, और इसी मूव के कारण एक टाइम पे इस तरह का फाइन माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होता है, वो सॉरी माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होता है फाइब्रिल, वो होता है। इस फॉर्म को हम लोग बोल देते हैं एस्ट्रल रे, एस्ट्रल रे। और अगर इसमें फाइन फाइबर्स नहीं होगा निकला हुआ, तो इसको हम लोग बोलेंगे सेंट्रोसोम, और इसके अंदर में जो होता है उसको सेंट्रियोल बोलते हैं। बस यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। हो गया नोट सबका, इसको मिटाएं। हाँ सर। हम्म।
नोट करो इसको। सर बोलो बोलो। लास्ट लाइन में न्यूक्लाई के बाद क्या लिखे? न्यूक्लियस और न्यूक्लिया डिजनरेट कंप्लीटली, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डिजनरेट कर देता है और न्यूक्लियोलस जो होता है न्यूक्लियर सब डिजनरेट करेगा। ठीक है, हो गया। उसके साथ में लिखोगे, दो वर्ड है, मतलब वर्ड कहते दो सेंटेंस है इसके साथ में ही। हो गया। यस ये सर। एक्चुअली तुम्हारा हाँ प्रोफेज का था पूरा। ठीक है, और इसी में देखा जाए तो लेट प्रोफेज में सारा कुछ डिसअपियर हो जाएगा। जैसे हम लोग बोलते हैं गोल्गी बॉडी, इनप्लांट रेटिकुलम वगैरह सारा कुछ डिसअपियर है, बट वहां सिर्फ बचेगा क्रोमोसोम। ठीक है ना, वो सब वहां पे डिसअपियर हो जाता है। अब हम लोग का नेक्स्ट है मेटाफेज। मेटाफेज डिसकंटिन्यूअस फाइबर coming from
two spindle poles get connected to the two chromosome. सर डिसकंटिन्यूअस फाइबर के बाद कमिंग लिखे हैं। हाँ, coming from two spindle pole get connected to the two chromosome surface और kinetochore of each chromosome. They are called chromosomal fibers or tactile fibers. Each chromosome is attached to both the spindle pole distinct pole by distinct chromosome fiber. One of each chromatid. One of each chromatids. Chromosome fiber now tightens. This bring the chromosome on the equator of the spindle. The spindle. इसको नोट करो।
कांग्रेशन लिखे हैं। कांग्रेशन है, कांग्रेशन ये मैकेनिज्म, ये पूछता है फेनोमेनन जो स्पिंडल टाइट हुआ फिर इक्वेटर पे आया क्रोमोसोम, तो उस फेनोमेनन को क्या बोलते हैं, तो कांग्रेशन। ठीक है। इसको नोट करो, फिर एनाफेज स्टार्ट करते हैं। सर हाँ बोलो। बेस्ट टाइम टू क्या लिखे? बेस्ट टाइम टू स्टडी द मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम। बेस्ट टाइम, सॉरी एक सेकंड, बेस्ट टाइम टू काउंट है, काउंट द नंबर एंड स्टडी द मॉर्फोलॉजी ऑफ, मतलब क्रोमोसोम का इसी फेज में कितना नंबर है उसमें और उसका क्या मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, उसका स्टडी हम क्लियरली कर सकते हैं, क्योंकि वो क्लियरली पूरा विजिबल, क्योंकि इक्वेटर पे आ जाता है तो क्लियरली वो दिखता है। ठीक है। हो गया सर। हो गया। हाँ सर। अब हम लोग का एनाफेज बचा है एंड टेलोफेज।
क्यों लिखे हैं? स्टार्ट, नाउ स्टार्ट रिपेलिंग है, सॉरी, नाउ स्टार्ट रिपेलिंग ईच अदर एंड सेपरेट completely to become daughter chromosome. सर वो ट्रैक्टाइल फाइबर है। हाँ, टेक्सटाइल फाइबर है। हाँ,
ये वाला पॉइंट याद रखना, ठीक है, क्योंकि एनाफेजिक क्रोमोसोम, सॉरी एनाफेजिक जो क्रोमोसोम होता है वी एल जे एन आई से अपने कन्वर्ट होता है। तो वी जो है उसको हम लोग बोलते हैं मेटासेंट्रिक, ठीक है। देखो वी को मेटासेंट्रिक, उसके बाद फिर एल को सब मेटासेंट्रिक, जे को एक्रोसेंट्रिक, एंटेरोसेंट्रिक। ये कभी कभार से पूछा जाता है, ठीक है ना, मतलब तुम्हारा कंपटीशन में, मतलब नीट वगैरह में कभी कभार से पूछा जा सकता है। बाकी बात तो इसमें सारा कुछ वही है, स्पिंडल क्रोमोसोम फाइबर या स्पिंडल फाइबर को हम लोग बोल रहे हैं टक्टाइल, ठीक है। ये है एनाफेज, अभी है इसका, अभी एनाफेज और है, उसको लिखेंगे। हो गया। हाँ सर हो गया। हो गया ना, चलो।
इसको नोट कर लो, ये हमारा एनफ पेज का है, आई मीन ये कंप्लीट हो जाएगा। टेलोफेज है। सर हाँ, सर साइटोप्लाज्मिक के बाद क्या लिखे हैं? विस्कोसिटी, विस्कोसिटी डिक्रीज, viscosity decrease, उसके बाद the two chromosome group recognize themselves into nuclei। यहाँ पे विस्कोसिटी का मतलब क्या हुआ सर? मतलब जो विस्कोसिटी का मतलब जो भी मतलब कैसा बताऊं, सेमी सॉलिड समझता है ना, हाँ सर। सेमी सॉलिड वही चीज है विस्कोसिटी। ठीक है, मतलब यहाँ पे वो और ज्यादा क्या होगा, डेंस डिक्रीज हो हो जाएगा। जाता है। हाँ, डेंस हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, विस्कोसिटी में मतलब क्या बोल सकते हो कि सपोज दैट मान लो कोई हार्ड है, मतलब सेमी सॉलिड, उसमें और पानी मिला दिए, तो यहाँ पे डिक्रीज होगा और वहां पे इंक्रीज हो जा, प्रोफ्रेज में इंक्रीज हो जा रहा था, जिससे क्लियर कट अनवाइंडिंग वगैरह हो पा रहा था। सर और मे नॉट के बाद क्या लिखे हैं? may not fuse the nuclear organizer region of satellite chromosome produced nuclei with may or may not fuse। मतलब फ्यूज का मतलब यहाँ भी हो सकता है कि जैसे मान लो ये सैटेलाइट क्रोमोसोम होता है ना, उससे फ्यूज भी कर सकता है, नहीं भी फ्यूज कर सकता है, ये चीज है। न्यूक्लियर इनवेलप, न्यूक्लियर इनवेलप appear on its outside, appear on its outside।
हो गया ऊपर वाला नोट, ऊपर वाला मिटा दें? हाँ सर मिटा दो। ये हो गया टेलोफेज। हो गया। हाँ सर हो गया। अब साइटोकाइनेसिस है ना, देखो साइटोकाइनेसिस में कुछ होता नहीं है, मतलब साइटोकाइनेसिस में होता है ऐसा नहीं, कुछ नहीं होता है। साइटोकाइनेसिस में हम लोग को ये देखना होगा ना कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में अलग अलग होता है। प्लांट सेल में क्या होता है कि वहां पे सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और एनिमल सेल में क्या होता है, सिंपल उसमें क्या होता है कि बस एक फरो बनाता है और फरो बनाने के बाद दोनों अटैच होकर वो निकल जाता है। बट सेल प्लेट के टाइम पे अलग अलग होता है, ठीक है। हम 1 मिनट 1 सेकंड रुको, एक बार एनसीईआरटी हम देख लेते हैं।
देखो, तो यहाँ पे हम लोग को दोनों पढ़ना है, ठीक है ना। तो फर्स्ट में हम लोग अगर एनिमल सेल की बात करें तो उसमें साइटोकाइनेसिस बहुत ही इजी है। बस उसमें एक फरो बनता है, सेल मेम्ब्रेन से एक फरो बनता है और वो डिवाइड कर जाता है। बट प्लांट में हम बताए कि उसमें सेल प्लेट होता है। देखो, सेल प्लेट जो होता है क्लीवेज करता है। एक्चुअली सेल प्लेट हम लोग यहाँ पे किसको बोल रहे हैं, तो सेल वॉल जो होता है वो 3 लेयर से बना होता है, सेकेंडरी, प्राइमरी एंड थर्ड मिडिल लेमिला। जब मिडिल लेमिला डिवाइड करना स्टार्ट करता है, जैसे मान लो ये लेयर है, ये लेयर है, ये लेयर है, प्लांट का ही पढ़ना है। और एनिमल में बस कुछ नहीं है, फरोइंग का है, फरोइंग बस फरो करेगा और वो डिवाइड कर देगा। बट यहाँ पे क्या है, ये सेकेंडरी, ये प्राइमरी वॉल और ये मिडिल लेमिला बोलते हैं। जब मिडिल लेवल जब क्लीवेज होता है तो ये जो सेल वॉल है इसी को डिवाइड करेगा, ठीक है। और ये डिवाइड करके ये दोनों, मतलब इस तरह सेल इस तरह से होता है, तो दोनों डिवीजन करेगा। और ये जो मिडिल लेमिला का डिवीजन है, इसी को हम लोग बोलते हैं सेल प्लेट क्लीवेज। सेल प्लेट क्लीवेज मतलब यहाँ पे क्लीवेज मैकेनिज्म से सेल प्लेट डिवाइड करता है, और ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होगा, ठीक है। और जब ये होता है तो ध्यान रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स, मेनली प्लांट के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स जो होता है, यहाँ पे दोनों डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे कर जाता है। मेनली माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स ही होता है प्लांट के लिए। बाकी बात तो जो डबल मेम्ब्रेन सेल और डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल्स होता है, जो एनिमल में है वो प्लांट में भी प्रेजेंट होगा। लेकिन कुछ कुछ चीज है जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट में होता है, कुछ कुछ चीज है जो एनिमल में है। देखो, यही चीज में डिफरेंस है। जब हम डिवीजन के लिए बात कर रहे थे तो वहां पे हम बार बार बोलते थे कि स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर। तो स्पिंडल फाइबर सिर्फ एनिमल के लिए, लेकिन प्लांट में जब तक सेल प्लेट नहीं हुआ तो डिवाइड वो नहीं कर पाएगा। इसलिए सेल प्लेट होता है मेनली डिवीजन ऑफ प्लांट सेल, एंड स्पिंडल फाइबर होता है वो डिवीजन ऑफ एनिमल सेल। बस यही है इसमें, ठीक है। सो इसका मैकेनिज्म दिखा देते हैं।
देखो ये एक नया नया चीज है, सिनोसिटिक एंड सिंसिटियम। एक्चुअली ये नया चीज नहीं है, ये पहले भी पढ़ा चुके हैं। फंगी में तुम लोग को बताए थे, अगर मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा तो उसको सिनोसिटिक बोलते हैं, और फंगी में ऐसा होता है। देखो ये वाला पार्ट वहां पे हाइफी में जो था, ध्यान देना, वहां पे सिनोसिटिक लिखा है। यहाँ पे क्यों ऐसा बोला गया कि अगर एट द टाइम ऑफ साइटोकाइनेसिस अगर वो कैरियोकाइनेसिस को फॉलो नहीं करता है, तो न्यूक्लियस जो होता है वो एक से ज्यादा प्रेजेंट हो जाएगा, और उसी को हम लोग बोलते हैं सिनोसिटिक एंड सेंसेटियम। ठीक है, ये चीज है। लास्ट लाइन हम देखो लिखा माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स, ये डायरेक्टली है तुम्हारा प्लांट सेल के लिए, क्योंकि सेल प्लेट फॉर्मेशन हुआ। देखो लिखा है माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स अंडरगो डिवीजन क्लीवेज फीजन। क्लीवेज और फीजन, फीजन का मतलब ही होता है डिवाइड होना। तो क्लीवेज के कारण ये माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड ये अलग होता है इन प्लांट्स में। अब हम लोग को एनिमल साइटोकाइनेसिस एंड प्लांट साइटोकाइनेसिस में देखना है। तो प्लांट में हम क्लियरली बता दिए कि जो मिडिल लैमिला है वो फरोइंग आई मीन वो डिवाइड करना स्टार्ट करता है, ठीक है, जिसके कारण वो अलग हो पाता है। बट एनिमल सेल में ऐसा कहीं कुछ नहीं, बस एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन जो है वो फरो करेगा और वो अलग करेगा और वो डॉटर सेल बना देता है। तो इसको नोट करो फट से। हो गया सर। हो गया ना? अब लिखो एनिमल साइटोकाइनेसिस। सर हाँ, सर सेंट्रल इक्वेटोरियल पार्ट क्या होता है सर? सेंट्रल इक्वेटोरियल पार्ट नहीं समझा जी? ये सेल मेम्ब्रेन, सॉरी सेल हो गया, ये सेंट्रल इक्वेटोरियल। सेंटर और इक्वेटोरियल मतलब था बीच, ये यस सर। सेंटर इक्वेटोरियल हो गया, ठीक है। यस सर। हाँ, पार्ट ऑफ स्पिंडल get changed into dense fiber, dense fibrous and vesicular structure called mid body. Simultaneously, microfilament collect in the middle region of the cell below
cell membrane. They include the membrane invaginate, the furrow depend centripetally and cleaves the cell into two daughter, each having सर हाँ थर्ड लाइन में क्या लिखा है सर, द के बाद? द फरो ये वाला ना, यस सर। the furrow depends centripetally and cleaves the cell into two daughter nucleus, two daughter, each having a daughter nucleus, each having a daughter nucleus. The method is known as cleavage cytokinesis. हो गया? हाँ सर। कुछ पूछना है तुम लोग को इसमें? आज के क्लास में जो नोट्स लिखे हो इसमें कोई ऐसा चीज जो समझ में नहीं आया है? नहीं पूछना है? देखो आज जो है हम लोग एनिमल का जो भी था वो सारा खत्म कर दिए, बस दो चीज बचा है, सिग्निफिकेंस है और एक प्लांट का जो है वो साइटोकाइनेसिस बचा हुआ है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास उसको समझेंगे भी। सिग्निफिकेंस में है तो उसमें 2-4 पॉइंट है और प्लांट सेल का जो है साइटोकाइनेसिस वो है, ठीक है? तो वो दोनों को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना? उसके बाद फिर माइटोसिस का है, एनसीईआरटी जो है ना टेक्स्ट जो है उसको तुम लोग रीड करके आना, ठीक है? उसमें 5 स्टेप दिखेगा, आई मीन तुमको पैकेटीन, जाइगोटीन, लिप्टोटीन, ठीक है ना? तो ये सब डाइकाइनेसिस वगैरह, तो उसमें बहुत ज्यादा मैकेनिज्म है। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग सबसे पहले मियोसिस का जो प्रोफेज 1 है वो बहुत ही लंबा होता है, आई मीन लॉन्ग फेज है, कॉम्प्लिकेटेड फेज है। तो उस फेज में तो हम लोग को ध्यान रखना है कि कौन कौन सा मतलब कौन कौन सा स्टेज में क्या क्या होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे सिनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स वगैरह वो लोग हम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग का 3 चीज खत्म हो जाएगा, आई मीन प्लांट साइटोकाइनेसिस का मैकेनिज्म थोड़ा सा है उसको, और माइटोसिस, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस वो लिखाना है। उसके बाद मियोसिस को हम लोग पूरा समझेंगे। प्रोफेज 1 ही है जो सबसे ज्यादा लेंदी है और उसमें 4-5 स्टेजेस है। पांचों स्टेज में क्या होता है, कैसे होता है, वो नेक्स्ट क्लास हम लोग समझेंगे। उसके बाद मियोसिस का फिर नेक्स्ट क्लास लिखा जाएगा आगे, ठीक है? अभी तक यहाँ पे कोई दिक्कत है तो बताओ। अगर अभी तक के क्लास में, आज के क्लास में कोई ऐसा चीज जो नहीं समझ पाए हो तो पूछ सकते हो।
अभी तक तो समझ में आ गया सर। ठीक है ठीक है ठीक है, तो तुम लोग का बस नेक्स्ट का जो क्लास का जो होमवर्क है बस वो एनसीईआरटी का प्रोफेज वाला हम तुम लोग को दिखा देते हैं क्या पढ़ना है। ठीक है, अब वो एकदम पढ़ना, क्योंकि उसमें बहुत कुछ दिया हुआ रहता है। देखो ये मियोसिस वन वाला पूरा तुम लोग पढ़ना, बस एक बार रीड करके आना, क्योंकि कुछ कुछ वर्ड्स मिलेगा ना तो तुम लोग को ध्यान में रहेगा। क्योंकि एनसीईआरटी का लाइन याद करने का बस यही तरीका है, एक बार रीड करो, फिर जब समझाएंगे वो वर्ड आएगा तो तुरंत याद आएगा, हाँ वहां पे एनसीईआरटी में वो उस जगह पे वो चीज है और वहां पे वो वर्ड लिखा हुआ है, तो जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा ये मेटाबॉलिक एक्टिव मतलब बोल सकते हैं मैकेनिज्म की तरह काम कर रहा है, हर एक स्टेज में हर एक कुछ ना कुछ चेंज हो जा रहा है, तो उसको याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो 2-3 बार अच्छे से रीड करो, उसके बाद फिर समझो, फिर नोट्स भी लिखेंगे, तो 2-3 बार इस तरह से मेरा रिवीजन हो जाएगा तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास। ठीक है।